सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं अपनी क्लास 11th बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1। और आज की इस क्लास में अपने चैप्टर नंबर 1 को हम फिनिश कर देंगे। हम समझेंगे बैंकिंग फंक्शन के बारे में कि इंडिजीनियस बैंकिंग फंक्शन क्या होता है, नॉन बैंकिंग फंक्शंस क्या होता है, मेथड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या है, मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पहले के समय मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारी जितनी भी बिजनेस रिस्क आते हैं उनकी वजह हैं, वो सभी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम होता क्या है। तो इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास बैंकिंग सिस्टम नहीं था तब हम क्या करते थे। तो हम पढ़कर आए हैं, तब हम बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, हम गुड्स के बदले गुड्स देते थे और किस तरीके से हमारी डेवलपमेंट हुई वो बार्टर सिस्टम के अंदर हमने स्टेज बाय स्टेज समझा था। अब बार्टर सिस्टम से पहले हमारी ट्रांजेक्शन कैसे होती थी, तो बार्टर सिस्टम से पहले हम बेसिकली एनिमल्स के पार्ट्स के माध्यम से ट्रांजेक्शन होती थी। यानी वो एनिमल का पार्ट इतना महंगा है तो उसको बेच दिया, या किसी भी जानवर की ऐसी वस्तु जो कि मार्केट के अंदर उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। मगर कुछ समय बाद उन सब चीजों पे बैन लगा दिया, किल करना बंद कर दिया जानवरों को, तो वो तो सिस्टम बंद हो गया। फिर हम शिफ्ट हो गए बार्टर सिस्टम पे। तो बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड सेम टाइम पर होना बहुत मुश्किल होता था, तो इसीलिए हमने उससे शिफ्ट होकर हम बैंकिंग सिस्टम पे आ गए। तो अगर मैं पहले समय की बात करूं तो आप जानते हो कि पहले के समय में बैंक सिस्टम इतना चलाऊ नहीं था। पहले सिस्टम में क्या था कि अगर आपको लोन लेना है तो आप सेठों के पास जाते थे, आप बनियों के पास जाते थे, यानी जो ऊंचे लेवल के व्यापारी होते थे उनके पास जाते थे। तो वहां पे आपको लोन मिल जाता था, वो आपसे कुछ डिपॉजिट लेते थे और कुछ ब्याज लगाते थे ऊंचे लेवल का। तो इस तरीके से हम समझने वाले हैं। तो देखो, इंडिजीनियस बैंकर इज डिफाइंड एज एनी इंडिविजुअल और प्राइवेट फ्रॉम रिसीविंग डिस्पाइट्स एंड डीलिंग इन हुंडीज और लैंडिंग मनी। सो बेसिकली हम देख पाएंगे कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि कुछ तो फर्म्स काम करती थी और कुछ लोग काम करते थे। वो लोग क्या करते थे, आपको लोन देते थे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे और भारी मात्रा में ब्याज लगाते थे। ये आप समझ में आया। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का मतलब समझे आप, कुछ लोग और कुछ प्राइवेट फर्म। तो हम ये जान गए। तो हम जानते हैं कि बैंकिंग फंक्शन क्या है और नॉन बैंकिंग फंक्शन क्या है। देखिए, बैंकिंग फंक्शन हम ये जानते हैं सीधा साधा कि एक्सेप्ट डिपॉजिट और गिव लोन, यानी लैंडिंग मनी, आपका जो पैसा है उसको लेना और आपको लोन के बतौर देना। फिर टू डील्स इन हुंडीज। देखो अब ये हुंडीज क्या है, व्हाट इज हुंडीज। देखिए, हुंडीज का मतलब है एक तरह से एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट क्या, जैसे हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो हमें कुछ रिसिप्ट्स मिलती हैं, कुछ एग्रीमेंट्स मिलते हैं कि हमें ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमें इतना ब्याज देना है, इतना टाइम ऑफ पीरियड है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो क्या है, एक प्रोमिसरी नोट जैसा है या नहीं, उसके बेस पर आपको लोन मिला है, उसके बेस पर आपने चीजों को इशू किया है। तो ऐसे ही पहले के समय में जब इतनी सारी चीजें नहीं होती थी तो हम कुछ एग्रीमेंट्स पे काम करते थे, वो एग्रीमेंट्स होते थे हमारे हुंडीज। तो हुंडीज की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरी में आपको, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि टेबल में समझा रखा है कि टाइप्स ऑफ हुंडीज में अलग अलग कैटेगरी क्लासिफाई की गई थी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि अगर आपको ब्याज कम देना है तो आपको ये हुंडी लगानी पड़ेगी, अगर आपका कोई रिलेटिव इस चीज का जिम्मा उठा रहा है तो आपको ये हुंडी लगानी पड़ेगी, अगर आप किसी चीज को डिपॉजिट कर रहे हो, किसी मकान को, किसी जमीन को, किसी भी चीज को, तो आपको ये हुंडी लगानी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें थी, धनी जो, सहजो, बहुत सारी। तो ये हमारी हुंडीज होती थी। सो होपफुली समझ में आया होगा। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। इंडिजीनियस बैंक सिस्टम यानी कि कोई इंडिविजुअल पर्सन और प्राइवेट फर्म्स, और प्राइवेट फर्म को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो कैटेगरी निकलती है, बैंकिंग फंक्शन एंड नॉन बैंकिंग फंक्शन। बैंकिंग फंक्शन हमने देखा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, टू लैंडिंग मनी, टू गिव लोन और टू डील्स इन हुंडीज, यानी कि हुंडीज के अंदर इनको डील्स किया जाता था। अब मैं बात करूं नॉन बैंकिंग फंक्शन को, तो नॉन बैंकिंग फंक्शन का मतलब यह है कि बहुत सारी एक्टिविटीज इंडिजीनियस बैंकर्स की बैंकिंग फंक्शन से भी अलग थी, यानी कि वो बिजनेस के अंदर चले जाते थे। तो बिजनेस के अंदर यानी स्पेक्युलेटिव ट्रेड, यानी बहुत सारे ट्रेड्स होते थे, लाइक कोई भी वीट का ट्रेड ले लीजिए, शुगर का ट्रेड ले लीजिए, शुगर कैन का ले लीजिए, उसके अंदर ही काम किया करते थे एक कमीशन एजेंट, यानी कमीशन एजेंट के माध्यम से बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर ही काम करते थे आफ्टर परसेंटेज, कोई भी मिनिमम परसेंटेज लेते थे अपनी एजेंट के रूप में। तो ये नॉन बैंकिंग फंक्शन है, यानी कि आप ये जान लीजिए कुछ
बिजनेस के अंदर इंडिजीनियस बैंकर्स का इन्वॉल्वमेंट। पहला इन्वॉल्वमेंट इसमें हुआ स्पेक्युलेटिव ट्रेड में हुआ, जैगरी में, राइस में, वीट में। दूसरा कमीशन एजेंट के बतौर हुआ। और तीसरा आता है अदर बिजनेस, सारे वो बिजनेस जो कि एक तरह से बैंकर्स के रूप में परफॉर्म हो रहे हों। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या इंडिजीनियस है, क्या बैंकिंग फंक्शन है और क्या नॉन बैंकिंग फंक्शन है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं इसके और कई सारे टॉपिक्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने समझा कि आखिर इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है, नॉन बैंकिंग सिस्टम क्या है। होता है इन्वॉल्वमेंट दोनों के अंदर ही, इंडिजीनियस बैंकर्स का ये तो वो हम समझकर आ चुके हैं कि नॉन बैंकिंग फंक्शन के अंदर कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस के माध्यम से चीज़ों को पूरा किया जाता है और बैंकिंग फंक्शन के अंदर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है, लोन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू हुंडीज। तो हमने ये देखा। अब हम समझ लेते हैं मेथड्स ऑफ एडवांसिंग लोन। तो फर्स्ट हमारे पास आता है लोन अगेंस्ट द रिसिप्ट्स, दूसरा बाही लोन, मोटैग, डिस्काउंट्स ऑफ हुंडीज। यानी कि हमारे मेथड्स यही होते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू रिसिप्ट अपने किसी भी बंदे को लोन देते हैं और वो रिसिप्ट का नाम क्या है, हुंडीज है। हुंडीज की कैटेगरी है बाही जोग, सहजोग, मोर्टेज। तो उसके अकॉर्डिंग बंदे को लोन दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही ब्याज तय होता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ पीरियड तय होता है। तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग किसी भी लोन देने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। समझ में आया। अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंस को। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स की दोनों ही जगह इंपॉर्टेंस है, यानी कि बैंकिंग फंक्शन में तो है ही और नॉन बैंकिंग फंक्शन के अंदर भी है। अब वो कैसे, वो ऐसे, पहला हमारे पास आता है क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर, यानी कि जो हमारे स्मॉल ट्रेडर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको लोन देने में हेल्प मिलती है। दूसरी क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। हम देख कर आए भाई बैंकिंग फंक्शन का एक और फंक्शन होता है विच आर आल्सो नो इज नॉन बैंकिंग फंक्शन। सो नॉन बैंकिंग फंक्शन कहते सारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं, जैसे कि आपको लोन चाहिए, हमने आपको लोन दिया बट आपकी जमीन पे जितना गेहूं उगेगा उसमें से आधा हमें चाहिए। दूसरा ये कि आप मान लो आपको लोन चाहिए, हम आपके कमीशन एजेंट के रूप में काम करेंगे कि आपका ये सामान अगर यहाँ पे बिकेगा उसमें 3% कमीशन मुझे चाहिए। इसी तरीके से अदर बिजनेस के अंदर हम अपना टाका भेड़ते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझाई गई है कि भाई इससे क्या होता है, भले ही यहाँ पे नॉन बैंकिंग फंक्शन के अंदर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा बंदा, मगर छोटे छोटे ट्रेडर्स को मिल जाता है, फार्मर्स को मिल जाता है और भी जो छोटे व्यापारी हैं उन लोगों को इससे हेल्प मिलती है, चाहे वो बैंकिंग फंक्शन हो चाहे वो नॉन बैंकिंग फंक्शन हो। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंस थी। अब जरा हम बात कर लेते कि आखिर ये कम्युनिटी क्या है, ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी हमारे 3 टाइप्स में आती है। पहले आती है मर्चेंट्स, दूसरी सफर्स एंड मनी लेंडर्स एंड ब्रोकर। मर्चेंट्स यानी कि गुजरात के ज़्यादातर लोग होते थे, गुजराती, बंजारास, इनके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इंक्लूड होते थे। ये ज़्यादातर बड़े लेवल पे ट्रेड ट्रांजेक्शन करते थे, लाइक बनिया जिसको हम बोलते हैं। तो ये उस तरीके से लोन देने का काम करते थे। और बात करूँ सफर्स एंड मनी लेंडर की, तो सफर्स एंड मनी लेंडर का वर्क एक इस तरीके से है कि ये 2 रोल निभाते थे। यानी कि इनका जो व्यापार था वो सोने, हीरे, चांदी का व्यापार था और मगर ये इस व्यापार के अंदर ब्याज का काम भी करते थे, इन लोगों की ट्रांजेक्शन्स में हेल्प किया करते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गोल्ड है, आप सुनार की दुकान पे गए, आपने वो गोल्ड दिया, उसके बदले पैसे ले लिए। तो वह काम हमारे यहाँ होते थे सफर्स एंड मनी लेंडर्स में। इनके अंदर भी दोनों ही लोग इंक्लूड होते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम्स। अब बात करते हैं ब्रोकर्स की। तो ब्रोकर एक डीलर के रूप में काम करते थे कि अगर आपको लोन चाहिए हम आपको लोन दिलवा देंगे, मगर उस लोन की हमें इतनी परसेंटेज हमें कमीशन के रूप में चाहिए। तो ये हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, जो कि जिस तरीके से जिस बंदे को जो कुछ भी लोन चाहिए होता था, अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट करवाना होता था या कुछ भी, तो वो इनकी हेल्प लेकर अपनी ट्रांजेक्शन्स को, अपनी नीड को फुलफिल करता था। तो हमने ये समझा कि आखिर किस तरीके से इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है, मेथड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या है। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे भारत का ट्रेड जो एक्सपोर्ट है मेजर लेवल पे वो क्या होता है, मेजर लेवल पे इंपोर्ट क्या होता है, पहले के समय में किस जानवरों का प्रयोग किया जाता था बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर, बिजनेस डील्स के अंदर, और भी बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि मेजर ट्रेड सेंटर हमारे भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए मेजर ट्रेड सेंटर हमारे पास आता है अहमदाबाद, लखनऊ, माधुरी, कश्मीर, बनारस, पुणे, विशाखापट्टनम, पंजाब, सिंध और कलकत्ता यानी कि कोलकाता। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ट्रेड सेंटर में। क्लॉथ, जो हमारी कॉटन की क्लॉथ्स होती हैं वो होता है अहमदाबाद में, लखनऊ में एंड मधुरी में। दूसरा वुलन क्लॉथ जो होती हैं वो कश्मीर में। मेटल गुड्स जो होते हैं वो बनारस में, पुणे में एंड विशाखापट्टनम में, ये ठीक कर लीजिएगा बनारस। वेपन और आर्म्स यानी हथियार वगैरह पंजाब में और सिंध में बनाए जाते हैं। और यहीं पर बात करें हम शिप्स बिल्डिंग की, तो कलकत्ता में बनाई
बनाई जाती है, यानी कि कोलकाता में। अब हम देखें कि हमारा भारत आखिर मेजर लेवल पे क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और क्या चीज़ें इंपोर्ट करता है, इन पे भी हम नज़र मार लेते हैं। तो हमारी जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है वो रहती है पेयर्स की, वूल की, डेट्स की, ड्राई फ्रूट्स की एक्सेट्रा, यानी काजू, बादाम, खजूर वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे इंपोर्ट की जाती है एक मेजर लेवल पे। अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की, तो हमारे पास एक्सपोर्ट का क्या होता है, रो सिल्क, कॉटन एंड लेदर एक्सेट्रा। इसी बात से हम समझ लेते हैं कि जो पहला का समय था, पहले के समय क्या होता था कि हमारी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था, तो वो क्या था, कैमल था, ऑक्स था, डंकी था, शिप्स थी एक्सेट्रा। आज के समय में तो बहुत फैसिलिटीज़ आ गई हैं, बट पहले के समय में जो ऑर्डर्स होते थे वो काफ़ी दिन में पूरे होते थे, क्योंकि हम जानवरों की हेल्प से अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया करते थे। तो यहाँ तक ये सारी हमारी बेसिक्स चीज़ें थी, काफ़ी ईजी चीज़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बता दूँ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि जो इंडिया की जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, वो आखिर किस तरीके से बढ़ी। तो मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में भारत जो जाना जाता था वो अपनी आर्किटेक्चर की वजह से जाना जाता था। यहाँ पे आर्टिस्ट काफ़ी थे, जैसे कि आप देख पाओ लाल किला, ताजमहल और भी कई बड़ी बड़ी इमारतें जो कि आज 7वें अजूबों में काउंट होती हैं। तो इसी तरीके से भारत की पहचान जो थी इसके आर्किटेक्चर की वजह से थी, और इसी आर्किटेक्चर ने बाहर के अंग्रेज़ों को हमारी तरफ प्रकाशित किया, प्रभावित किया, और इन्होंने आकर यहाँ पे ईस्ट इंडियन कंपनी लगाई। और ईस्ट इंडियन कंपनी लगाने के बाद इन्होंने यहाँ के रॉ मटेरियल को यूज़ किया और उन रॉ मटेरियल को अपने घर ले जाकर वहाँ पर उनको फिनिश्ड गुड बनाया और फिर उसको ही लाके बेचा। और इस वजह से ये तो हमारा एक नुस्खा नहीं था, वो हमसे सस्ते दामों में रॉ मटेरियल ले जाया करते थे और महंगे दामों में हमें गुड्स बेचा करते थे। मगर इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि इसी गुड्स ट्रांजैक्शन की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो बाहर के फॉरेनर्स थे उनको ये पता लगा कि भाई इंडिया खाली देश नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती, हमारे पास पैसा नहीं होता, तो अंग्रेज़ हमारे देश में आते ही क्यों, और आते 200 साल रुकते क्यों। भाई 200 साल की गुलामी के बाद ही तो हम आज़ाद हुए हैं। तो 200 साल से पहले भारत में इतनी दौलत और शोहरत थी, इतनी चीज़ें थी, इतनी बिल्डिंग थी, इतने आर्किटेक्चर था कि बाहर के फॉरेनर्स ने हमारे ऊपर इतने प्रभावित हो गए, इतने उनका ध्यान चला गया कि वो यहाँ पर आके अपनी कंपनी, अपने बिजनेस इस्टेब्लिश की। और यही कारण था कि पूरे भारत ने अपनी तरफ सबका ध्यान खींच लिया। तो ये हमने जाना कि तो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर भारत का आज बहुत ऊंचे लेवल पे स्थान है, चाहे वो कोई भी चीज़ ले लो, हर एक चीज़ में भारत आगे। तो अब हम समझने वाले हैं बिजनेस रिस्क के बारे में कि आखिर किस किस तरीके के बिजनेस के अंदर रिस्क होते हैं। काफ़ी छोटा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेते हैं इसको भी फटाफट से। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं बिजनेस रिस्क के बारे में कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे रिस्क क्रिएट होता है, क्या नेचर है, क्या डेफिनेशंस हैं, और आखिर बिजनेस के अंदर किसका क्या रोल होता है। तो वो सब चीज़ समझने वाले हैं। तो हम समझ लेते हैं कि आखिर बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन क्या है। तो इट रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस इन द बिजनेस ऑफ अनसर्टेनिटीज, यानी कि बता रखा है कि जिस भी अनसर्टेनिटी के कारण आपकी बिजनेस एक्टिविटीज, आपके बिजनेस प्रॉफिट या किसी भी चीज़ के अंदर कमी आ रही है, वही आपका रिस्क है। अब जैसे कि हमारा जो डिपेंड होता है नीचे इसका मान लूँ, तो रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, यानी रिस्क जो है वो रिजल्ट है आपका अनसर्टेनिटी का। चाहे आप रेगुलरिटी डीलिंग ना कर रहे हो, अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ ना कर रहे हो, किसी भी चीज़ के अंदर रेगुलरिटी डीलिंग ना हो आपकी, चाहे वो कस्टमर फोकस हो, किसी भी चीज़ में हो, मशीनरी फोकस हो, कोई भी चीज़ हो, यानी हर एक चीज़ की अनसर्टेनिटी ही रिजल्ट होती है रिस्क का, कि आप रिस्क ले रहे हैं। फिर अगर रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, रिस्क ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पार्ट है बिजनेस का, यानी कि किसी बिजनेस के लिए एक बिजनेस का ये है, ऐसा नहीं है। रिस्क जो है वो हर एक बिजनेस के अंदर आता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा लेवल का बिजनेस हो। बट यहाँ पे हम क्या समझ जाएंगे कि रिस्क डिग्री वेरियाइज द साइज ऑफ बिजनेस, यानी डिग्री ऑफ रिस्क जो होता है वो डिपेंड होता है साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर। यानी रिस्क जो है वो है सभी बिजनेस में, मगर ये डिपेंड है साइज ऑफ बिजनेस की तरफ, कि आपका 50 लाख का बिजनेस है तो आपको उसके अंदर 50 लाख से ज़्यादा का रिस्क तो नहीं हो सकता, अल्टीमेटली 5 करोड़ का तो रिस्क नहीं होगा। तो 50 लाख के बिजनेस में अकॉर्डिंग टू 50 लाख ही आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसे ही 50 करोड़ का बिजनेस होगा तो अकॉर्डिंग टू 50 करोड़ आपको बिजनेस का रिस्क लेना होगा। तो इस तरीके से समझाया गया है कि बिजनेस का जो रिस्क है वो डिपेंड होता है डिफरेंट साइज के ऊपर। हमने ये समझ लिया। फिर प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, यानी कि आप किसी चीज़ में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसके पीछे रिस्क है, यानी कि अगर आपने किसी चीज़ में रिस्क लिया है तो उसके कंसिडरेशन में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, अगर आप रिस्क लेने के बाद कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी डीलिंग के साथ काम करते हो तो ये हमने जाना। फिर अगर रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि रिस्क जो होता है वो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, हमने समझा कि रिस्क का मतलब क्या है, बिजनेस के अंदर क्या रोल है और क्या नेचर है। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे हमें रिस्क देखना पड़ता है। और रिस्क देखना पड़ता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है,
कि बिना रिस्क के बिजनेस के अंदर ग्रोथ अचीव करना, सक्सेस अचीव करना इम्पॉसिबल जैसा है। आपको अगर ग्रोथ अचीव करनी है तो आप किसी न किसी चीज़ का रिस्क लेना पड़ेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो रिस्क लेते हैं, कभी कभार हम जानबूझ के लेते हैं और कभी कभार बिन बताए भी आ जाता है, तो उसकी क्या क्या कारण है उनको समझ लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम जान लेते हैं कि आखिर वजह क्या है कि बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है। तो हम कुछ मेजर हेडिंग समझ लेते हैं। पहला आता है नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक एंड अदर कॉज। सो बेसिकली ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क क्रिएट हो रहा है। अब नेचुरल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आ सकता है, लाइक सीजन चेंज हो गया, जियोलॉजिकल चेंज हो गया, कोई नेचुरल क्लाइमेट्स आ गए, तो उससे हमारे गुड्स, हमारी फैक्ट्रीज, हमारी मशीनरी, हमारी सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा और जिससे रिस्क क्रिएट हो सकता है, हमें लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन कॉज, यानी कि आपके वर्कर्स ने आपके खिलाफ डिसऑनेस्टी करी, आपके कस्टमर्स ने की, आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, लॉक आउट हो गई, जो वर्कर्स थे उन्होंने वर्क एक तरह से ब्रीफली नहीं किया, केयरलेसली किया, तो ये हमारे ह्यूमन कॉज हो गए। इकोनॉमिक कॉज आ सकता है, लाइक चेंज प्राइस हो गया, फैशन चेंज हो गया, डिमांड्स बढ़ गई, सप्लाई गिर गई, तो ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक के अंदर आती है। अदर कॉज आ सकता है आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, सरकार चेंज हो गई, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हमने देखा कि बिजनेस रिस्क कैसे क्रिएट होता है। एंड फाइनली आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। सो होपफुली आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा। सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप एंड पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए आए हैं। किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, मैं उसको क्लियर करने की उसी दिन जरूर कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।